हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चलो बने सरकारी अफ़सर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये जो एमपीजीके के एमपीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ हम चला रहे हैं, आज ये उसकी 5वीं वीडियो होगी। अगर आपने आगे पिछली 4 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी में जो भी एमपीजीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, मैंने उसको अच्छे से कवर कराने की कोशिश की है। आई होप वो वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आपके लिए ये वीडियोज़ थोड़ा भी हेल्पफुल हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, जिससे ये उन भी बच्चों तक पहुँच पाए जो जब पीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सर्च करते हैं। बस उसके लिए ही मुझे ये सारी चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एक जगह व्यवस्थित तरीके से रख दूँ। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। इसमें से हमें ये देखना है कौन सी ऐसी जनजाति है जो लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। इसके ऑप्शन है अगरिया, कोरकू, बैगा और सहरिया। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगरिया। 1 मिनट में पॉइंटर देख लेती हूँ। इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगरिया। तो इसका सही आंसर होगा अगरिया। इसके बाद नेक्स्ट जनजाति देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने के वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है। सामुदायिक रेडियो का क्या नाम है। ऑप्शन है अरुणिमा, वन्या, संवेदना, नवजीवन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन्या। वन्या जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। अवध किशोर जड़िया कहाँ है। ये है अवध किशोर जड़िया। अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। अवध किशोर जड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है हमारा चिकित्सा, दूसरा है साहित्य एवं शिक्षा, तीसरा है विज्ञान एवं तकनीकी, चौथा है खेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, साहित्य एवं शिक्षा। साहित्य एवं शिक्षा। और ये जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, साहित्य एवं शिक्षा से। और ये कौन से जिले के थे। तो ये आपके थे छतरपुर जिले के। कौन से जिले से संबंधित थे। ये छतरपुर जिले से संबंधित थे। और 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 2022 में क्या दिया गया है, पद्मश्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है। इसमें से किसने दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है। ऑप्शन है बर्नी, अबुल फजल, फैजी, फिरदौसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो किसके समकालीन थे। तो अबुल फजल अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसमें क्या पूछा है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है चौधरी दालचंद राय, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और ऑप्शन डी है अर्जुन लाल सेठी। इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को ये इस बारे में बताना चाहूंगी कि आयोग ने क्या किया था। इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था।
इस क्वेश्चन को आपने डिलीट कर दिया था क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया कि इंदौर शहर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी से, तो उन्हें खुद भी इसका आइडिया नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? क्या देखना है कि जाम नदी के तट पर इनमें से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? ऑप्शन है हिंगोरवार, आंसमाई, चैत्र पूने, गोटमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोटमार। जो गोटमार मेला है ये कहाँ लगाया जाता है, कहाँ लगता है? तो गोटमार मेला हमेशा आपका कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा जिले में। गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले में लगता है और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपको याद रखना है, ये जाम नदी के किनारे है। और यहाँ क्या होता है, पत्थरों से होली खेली जाती है और एक दूसरे को गोटे से मारा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मांदर और दफड़ा। क्या है? मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? ऑप्शन है गायन विद्या, वाद्य यंत्र, नृत्य शैली, भोजन। तो इसका संबंध किससे है? ये एक क्या है? वाद्य यंत्र है। मांदर और दफड़ा क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये क्या होते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ कराया था? कौन सा यज्ञ कराया था? हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ कराया था। ऑप्शन है गोविंद द्वितीय, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी है दंती दुर्ग, ऑप्शन डी है अमोधवर्ष। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दंती दुर्ग। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन सी, दंती दुर्ग इसका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है? कौन से वन में उष्ण शुष्क पतझड़ में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? ऑप्शन है खैर, तेंदू, सागौन, साल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सागौन। उष्ण शुष्क पतझड़ वन में कौन से वृक्ष होते हैं? सागौन के। और आपके 3 प्रकार के ऐसे वन होते हैं उष्ण, कौन-कौन से? उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण शुष्क कटीले वन। ये जो उष्ण शुष्क पर्णपाती वन है, ये कौन से इसमें आते हैं? ये पश्चिमी में आते हैं। और उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन ये आपके पूर्वी साइड आते हैं। और जो उष्ण शुष्क कटीले वन होते हैं, ये आपके किधर आते हैं? ये आपके उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? कि प्राकृतिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, केन, टोंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्या क्वेश्चन पूछा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है झाबुआ, रतलाम, शाजापुर, पचमढ़ी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर कौन सा है? गलत टिक लग गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही आंसर है पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। और गोहद भिंड में क्या होता है? सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा पर सूर्य की क्या है? कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? ऑप्शन है 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉक्साइट। क्या पूछा है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। तो बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक, कटनी,
सतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है 9, 11, 14, 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और फसल के आधार पर कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 31.2, ऑप्शन बी 41.1, ऑप्शन सी 21.1 और ऑप्शन डी है 35.1। तो किसका पूछा है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का पूछा हुआ है। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 21.1। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। किसके लिए पूछा है? अनुसूचित जाति के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति क्या होगी? एससी के लिए कितनी हो गई? एससी के लिए हो गई आपकी 35 सीटें। वहीं एसटी के लिए कितनी हैं? एसटी के लिए आपकी हैं 35% हो गए और एसटी के लिए कितना हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? कुल कितनी धाराएं कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 132 धारा 12 अध्याय, 132 धारा 15 अध्याय, 120 धारा 12 अध्याय और 120 धाराएं 15 अध्याय। तो इसका सही आंसर होगा 132। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है श्रीमती जमुना देवी, सुश्री सरला गेवाल, सुश्री उमा भारती और सुश्री मायावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुश्री उमा भारती। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या पूछा हुआ है आपकी ऊषा किरण योजना? क्या क्वेश्चन है? ऊषा किरण योजना संबंधित है। ऊषा किरण योजना किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वरोजगार, पोषण, घरेलू हिंसा से संरक्षण। तो ऊषा किरण योजना जो है वो हमारी घरेलू हिंसा से संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष से शुरू की गई है? कौन सी योजना पूछा है? लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ चलाई गई? मध्य प्रदेश में। और कब से शुरू की गई? 2006, 2008, 2007 और 2009। तो ये कब से शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2007। तो ये कब से शुरू की गई थी? ये 1 अप्रैल 2007 से शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रानी कमलापति कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, सीहोर, उज्जैन, रतलाम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रानी कमलापति स्टेशन कहाँ है? भोपाल में। ये किसका है? ये निजी क्षेत्र का है। कहाँ का है? ये निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन है। किस ग्रुप ने इसको डेवलप किया है? तो बंसल ग्रुप ने। बंसल ग्रुप ने इसे, और इसका नाम कमलापति क्या है, क्यों पड़ा है? क्योंकि कमलापति कौन थी? कमलापति एक गौण शासिका थी। कमलापति क्या थी? गौण शासिका थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा है? नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, यही नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इसके बाद आता है, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और मैंने आपको बताया था बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? करुष। और महेशमती किसका प्राचीन नाम है? महेश्वर का। इसके बाद नेक्स्ट आता है, परिव्राजक राजवंश। कौन सा राजवंश पूछा है? परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? बुंदेलखंड, मालवा, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। परिव्राजक राजवंश का
आधिपत्य बुंदेलखंड क्षेत्र पर था। इसके बाद आता है, ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से, जोगेश्वरी देवी का मेला। ये जोगेश्वरी देवी का मेला या जागेश्वरी देवी का मेला है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन सतना, अशोकनगर, बालाघाट और बड़वानी। इसका मैंने आपको आसान सा तरीका बताया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोकनगर। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी, अशोकनगर में लगता है। और कैसे याद रखना है आपको, देवी हैं तो वो चंदेरी की साड़ी पहनती हैं, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी, अशोकनगर में। वहीं आपसे पूछा जाता है जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो जल बिहारी का मेला आपका लगता है छतरपुर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निवाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? हमेशा ऑप्शन को, क्वेश्चन को देखा करिए, नहीं पूछा हुआ है कि हाँ वाला पूछा हुआ है, तो नहीं है तो हमेशा नहीं को हाईलाइट कर लिया करिए। और ऑप्शन है गणगौर, राई, काठी, फेफरिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राई। राई लोक नृत्य है, जो राई कहाँ किया जाता है? तो राई आपका कहाँ का है? बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब फड़के। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अन्ना साहब फड़के किस कला से संबंधित है? ऑप्शन है मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला। तो इसका सही आंसर होगा नन्ना साहब फड़के का धार। यहाँ ये कहाँ स्थित है? ये धार में है, इससे संबंधित है। अन्ना साहब फड़के मूर्ति कला से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चौथा। पहला स्थान किसका आता है? पहला स्थान आता है झारखंड का। झारखंड का पहला स्थान है और मध्य प्रदेश का कौन सा है? चौथा स्थान है। इसके बाद आता है, मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल। क्या पूछा है? जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है, कौन सा है? ऑप्शन है सांची, हनुवंतिया, मांडू, भीमबेटका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनुवंतिया। हनुवंतिया टापू है जो जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है, बल्कि सांची, मांडू और भीमबेटका एक स्थान है। हनुमंत ये सब जल से संबंधित नहीं है। हनुवंतिया टापू जो है वो जल से संबंधित है। कहाँ, कौन से जिले में आता है हनुवंतिया टापू? हनुवंतिया टापू आता है आपके खंडवा जिले में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 30 जुलाई, तो ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। 30 सितंबर से औद्योगिक नीति 2014 कब से प्रारंभ हुई थी? 30 सितंबर से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, तो ये आज की वीडियो खत्म हो गई। आई होप आप लोगों को वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। जो भी गलती हो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।